हम पढ़ेंगे क्रियादिगण। ठीक है। अभी संचिता माता जी कह रही थी कि क्रीणातु बनाया था ना, क्रीणातु है ना। संचिता आज माता जी क्रीणातु ही बनाएंगे। जी क्रीणातु बनेगा कैसे? जी ठीक है। तो सबसे पहले हम देखिए क्रियादिगण का विकरण क्या है निकुंज महोदय? श्ना हरिओम। क्रियादिभ्य श्ना श्ना विकरण। हरिओम। मोहम्मद ध्वनि आया थी वहां? हाँ आए थे महोदय। हाँ, श्ना श्ना। हाँ, क्रियादिभ्य क्रियादिभ्यः श्ना श्ना। श्ना। ठीक है। तो हम क्रियादिगण की धातुओं से श्ना विकरण करेंगे। ठीक है। तो क्रियादिगण की हमारी जितनी भी धातुएं हैं हम प्रारंभ करते हैं उनसे श्ना विकरण लगाना। ठीक है। तो पहले हम सभी धातुओं से श्ना विकरण लगाएंगे और उसके बाद हम प्रारंभ करेंगे प्रक्रिया को। ठीक है। तो हमारी 1748 से लेकर के 1769 तक धातुएं हैं, 22 धातुएं हैं। इन धातुओं का एक ग्रुप है। इन धातु के ग्रुप को कौन सा ये गण है, एक कौन सा गण कहते हैं? प्वादि गण। इस प्वादि गण के को निमित्त मान करके आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, प्वादि नाम ह्रस्वः। किसी को याद है प्वादि नाम ह्रस्वः? क्या कहता है ये सूत्र? दीर्घ जो उसके उपदा दीर्घ है तो उसको ह्रस्व करना है। हाँ, उपदा दीर्घ नहीं होते। आपको प्वादि धातुओं को ह्रस्व होता है, प्वादि धातुओं को ह्रस्व होता है, शित परे रहते। लिखा है ना सूत्र का अर्थ, प्वादि नाम ह्रस्वः। प्वादि धातुओं को ह्रस्व होता है शित परे रहने पर। अब आपकी जितनी भी धातुएं प्वादि गण की, आपने क्या करा, उन सभी धातुओं को ह्रस्व कर लिया। ठीक है। तो पू धातु आपकी कैसी है? पुई पवने। पुई पवने में दीर्घ उ है। ठीक है। जब आपने उससे श्ना विकरण लगाया तो श्ना विकरण को निमित्त मान करके जो आपकी धातु दीर्घ की पू, उसको क्या हो गया? प्वादि नाम ह्रस्व से ह्रस्व हो गया और जोड़ने पर क्या बन गया? आपका पुना बन गया। उसी प्रकार लू से लुना, धू से धुना। अब करते हैं यहाँ पर ज्या से जिना कैसे बना, ज्या धातु से जिना कैसे बना। तो देखिए ज्या धातु है आपकी। ठीक है। अब ज्या धातु से हमने श्ना विकरण लगाया। श्ना विकरण हमारा कैसा विकरण है? इसकी प्रत्यय की पहचान कर सकता है कोई? शीत प्रत्यय, शीत आत धातु हलादि 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 आकारांत हलादि अपित हलादि अपित हलादि अपित आकारांत सार्वधातुक। हलादि अपित सार्वधातुक प्रत्यय। ठीक है। हलादि अपित सार्वधातुक। तो अब देखिए श्ना में क्या बचेगा हमारा? ना भाग बचेगा। नाम श्ना में क्या बचेगा? ना। ना। कैसे? शाकिब सिंह कौन करेगा महोदय? लशक को तद्दिते। लशक को तद्दिते। अब देखिए ये हमारा ना प्रत्यय हमारा हलादि अपित है। अपित होने के कारण ये क्या ङित्वत होगा कि नहीं होगा? बताइए। जी ङित्वत होगा। सूत्र क्या है हमारा? सार्वधातुकम अपित। सूत्र के द्वारा हला अपित प्रत्यय कैसे होते हैं? ङित्वत होते हैं। ठीक है। तो ये हमारा अपित प्रत्यय ङित्वत होने के कारण फिर सूत्र आता है हमारा ग्रहिज्या। सूत्र क्या आता है? ग्रहिज्या वही व्यधि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति वृज्जति नाम ङितिचा। ये सूत्र क्या कहता है? सूत्र का अर्थ देखिए एक बार। देखिए ये सूत्र ये लिखा है यहां पर, तो इस सूत्र का अर्थ क्या लिखा है कि इन ग्रह्यादि 9 धातुओं को संप्रसारण होता है कित गित प्रत्यय परे होने पर। अब कौन कौन सी धातुएं? ग्रह, ज्या, व्यद, वश, व्यच, वृश्च, प्रच्छ, भ्रज। तो ज्या धातु आई आपकी? नहीं आई? जी आ गई आपकी ज्या धातु। अब आपने क्या किया? ज्या धातु को
जब आपने ज्या धातु से स्ना लगाया तो स्ना ज्या को क्या हो गया, ज्या को संप्रसारण प्राप्त हुआ। ठीक है, संप्रसारण किसे कहते हैं निकुंज महोदय बताइए। यण करना। यण करना उसके, हाँ, यण तो एक ऑलरेडी है यहाँ पर। एक यणः संप्रसारणम, सूत्र बताइए। ठीक है ना, सूत्र क्या है, एक यणः संप्रसारणम। अब ज्या धातु में को हमने संप्रसारण करना है तो ज्या को हमने आनुपूर्वी क्रम किया, तो ज प्लस य प्लस आ, इस प्रकार होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब बताइए इसमें इन्होंने कहा ज्या धातु को संप्रसारण हो तो किस वर्ण के स्थान पर संप्रसारण होगा। य के स्थान पर, या के स्थान पर होगा, क्या होगा, ई। ई। ठीक है, अब सूत्र आप इसके बाद कौन सा सूत्र लगेगा बताइए माता जी। संप्रसारणाच्च सूत्र पढ़ा है आपने, क्या सूत्र है, संप्रसारणाच्च, कि संप्रसारण से अच परे होने पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, पूर्व रूप होता है। संप्रसारण से अच परे होने पर दोनों के स्थान पर पूर्व रूप होता है, तो पूर्व रूप होने पर क्या बनेगा, ई और आ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। पूर्व रूप होने पर ई हो जाएगा। अब आप इसको जोड़ देंगे तो आपका क्या बन गया, अब जी प्लस ना बन गया। ठीक है, अब देखिए जब हम अंग कार्य का अध्ययन कर रहे थे तो मैंने आपको अंग कार्य में ये जो हमारी ज्या धातु थी, ज्या धातु को निमित्त मान करके हमने सूत्र पढ़ाए थे आपको, इसमें ज्ञानोर्जना ऐसा। हाँ जी, ये रहा ज्या धातु हमारी अपित आजादी अपित थी ना। ज्या धातु देखिए, ज्या धातु से हम ये यहां से इसकी प्रक्रिया है, तो क्या कह रहे हैं, हलादि अपित प्रत्यय के परे होने पर ज्या धातु से हमने स्नान लगाया तो सूत्र लगा हमारा ग्रहिज्या, इसे संप्रसारण हुआ। जब कोई प्रश्न करे संप्रसारण किसे कहते हैं, तब क्या कहना है, एक यणः संप्रसारणम। जब य व र के स्थान पर ई उ ऋ ऋ आदेश हो जाए तो हम कहते हैं कि संप्रसारण हो गया। अतः ज्या धातु से स्ना प्रत्यय परे होने पर या को ई संप्रसारण करके ज ई आ प्लस ना बना। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, ज ई प्लस आ ना बन के सूत्र क्या लगा बताया मैंने अभी आपको, संप्रसारणाच्च। ठीक है, क्या कहता है, संप्रसारण से अच परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश होता है। तो ज ई प्लस आ प्लस ना में आ को संप्रसारणाच्च से पूर्व रूप होकर क्या बन गया, ज ई प्लस जी प्लस ना, जिना बन गया आपका। अब एक सूत्र आता है आपका, क्या सूत्र था आपका, हलह। क्या सूत्र है आपका महोदय, हलह। हलह सूत्र है। तो हलह सूत्र क्या कहता है कि अंग का अवयव जो हल, तो ये बताइए ये जो ज है ये अंग का अवयव है कि नहीं है, अवयव माने पार्ट, हिस्सा। ठीक है ना, तो अंग मतलब जी हमारा अंग है तो अंग का हिस्सा है ज है, ज भी हिस्सा है और ई भी हिस्सा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, अंग का अवयव जो हल उससे परे जो संप्रसारण उसे दीर्घ होता है। तो संप्रसारण क्या है, हल है हमारा ज और उसके बाद संप्रसारण है ई, तो ई को दीर्घ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जी प्लस ना हो जाएगा, जी प्लस ना। अब आपने जो सूत्र पढ़ा है, ठीक है, वो क्या के सूत्र क्या कहता है, वादी नाम ह्रस्वः। आपके मन में प्रश्न आएगा, प्रश्न करते हैं ना आप, कहते हैं कई लोगों ने स्टार्टिंग में प्रश्न किया था कि ज्या धातु को संप्रसारण होके जी कैसे बन गया। ठीक है ना, पहले ज्या धातु को संप्रसारण होता है, संप्रसारण होने बाद हलह सूत्र से दीर्घ होता है, फिर पादी नाम ह्रस्व से क्या हो जाएगा, उसको ह्रस्व हो जाएगा। ह्रस्व होने के बाद क्या बन गया आपका, जी ना प्लस ना था तो जिना बन गया। ठीक है, समझ में आपको। और देखिए अब और अन्य धातु को देखते हैं। ज्या से क्या बना हमारा, ज्या धातु से जिना, री से ऋणा, ली से लिना, ह्रस्व करना है, ली से ब्लिना, प्ली से प्लिना, स्त्री से स्त्रिणा, क्री से कृणा, दीर्घ री है तो क्या हो जाएगा, इनको ह्रस्व री हो जाएगा।
व्री वृणा व्री वृणा श्री श्रीणा प्री प्रीणा भ्री मृणा मृ मृणा दृ दृणा। तो आपको ये धातु याद करनी है, ठीक है ना। पू लू धू ज्या री ली व्ली प्ली स्त्री क्री व्री श्री प्री भ्री ब्री द्रिज्री नृक्री ऋग्री। ठीक है, ये धातु याद करनी है आपको। बिना याद करके महोदय कुछ काम नहीं चलेगा आपका, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हमने इन धातुओं में स्नान प्रत्यय लगाना सीख लिया हमने, ठीक है। अब आगे की धातु में स्नान प्रत्यय लगाना सीखते हैं। तो देखिए आगे धातु आई ज्या धातु आई। कौन सी धातु आई है महोदय? ज्या। ज्या धातु को देखते ही कुछ याद आता है? ज्या जना ज्ञान और जना कुछ सूत्र था। ज्या जनोर्जा। ज्या जनोर्जा। ठीक है, सूत्र देखिए, सूत्र लिखा है ज्या जनोर्जा। क्या कहता है? ज्या और जन धातु को जा आदेश होता है शित प्रत्यय परे होने पर। समझ में आया आपको? ज्या जनोहो में षष्ठी विभक्ति है। ज्या जनोहो में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति का अर्थ क्या होता है कि ज्या और जन धातु के स्थान पर जा में प्रथमा विभक्ति है, तो क्या होता है? जा आदेश होता है। और पूर्व सूत्रों से, पूर्व सूत्र हमारा था शमाम अष्टानाम दीर्घ ओ स्थिवक्लमु चमाम शिति, तो शिति से शित की निवृत्ति आ रही है, ठीक है। तो सूत्र बन गया ज्या और जन धातु को जा आदेश होता है शित प्रत्यय परे होने पर। तो ज्या के स्थान पर जब जा आदेश हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? जा प्लस ना प्लस ती, जानाती, ठीक है। वही है। तो आपको जानाती बनाना है, आपको सभी को कुछ नहीं करना है। जो ज्या है उस ज्या के स्थान पर क्या आदेश कर देना महोदय? जा आदेश कर देना है। क्यों? क्योंकि बाद में शित प्रत्यय हमारा बैठा है कि नहीं बैठा है? स्ना जो है हमारा वो शित प्रत्यय, इस कारण से क्या हो जाएगा? ज्या के स्थान पर जा आदेश हो गया, तो बन गया हमारा जाना, बन गया हमारा। क्या बन गया? जाना। ठीक है। सी से कुछ नहीं करना, कोई विशेष कार्य नहीं है। विशेष कार्य क्या था? धात्वादेहे शह सह, ठीक है। तो सी प्लस सिन्ना बन गया। व्री से वृणा, भ्री से भृणा, क्षी से क्षिणा, प्री से प्रीणा, श्री से श्रीणा, मी से मीना, क्री से क्रीणा। अब मनीष महोदय जी हाँ, यहाँ पे जैसे दीर्घ को करके वापस रस्व बनाया है, जीना नहीं, जीना डीना, और यहाँ पे सब में वो दीर्घ ही है, तो ये क्या फर्क है? देखिए उन्होंने केवल सूत्र बनाया प्वादि नाम रस्वा। तो सूत्र कहता है कि जो प्वादि गण है उस प्वादि गण के अंतर्गत ही जो धातुएं आएंगी केवल उन्हीं को ह्रस्व होगा। उस गण से अन्य जो बाहर की धातुएं होंगी उनको ह्रस्व नहीं होगा। तो प्वादिगण जो आपका था वो कहां से कहां तक है? देखिए ग्री तक। पुई पवने धातु से लेकर के ग्री शब्दे, इस धातु देख लिखा है ना यहाँ पर इति प्वादयः। तो इति प्वादय मतलब कि यहाँ तक हमारा प्वादिगण था, ठीक है। प्वादिगण का क्या मतलब हुआ? एक मिनट, क्रियादि गण के अंदर में एक छोटा दूसरा गण बनाया है प्वादि गण। एक उपसमूह है जो पू आदि धातुओं से प्रारंभ होता है। ठीक। हरिओम। तो देखिए अंतर्गण माने होता है कि एक गण के अंदर कोई दूसरा गण पड़ा जाता है तो उसको अंतर्गण कहते हैं, ठीक है। ग्रुप के अंदर ग्रुप। तो अब देखिए ये केवल इन्हीं धातुओं, ये जो गण है पुई पवने से लेकर के ग्री शब्द तक केवल इतना ही गण है। इसके अलावा आपको क्या करना है? अन्य जो गण बाहर की धातुएं होंगी उनको आपको क्या करना है? ह्रस्व नहीं करना है, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पर जो व्री है, व्री को रस हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि व्री हमारी प्वादि गण से बाहर का गण है, बाहर की धातु है, ठीक है। अब देखिए व्री से भृणा, अब अभी जो संचिता माता जी ने कहा था क्री धातु, तो क्री धातु किस लिए है?
खरीदना, डुक्रिय द्रव्य विनिमय, डुक्रिय द्रव्य विनिमय धातु है खरीदना अर्थ में, ठीक है। तो क्री धातु है, क्री धातु से हमने कौन सा प्रत्यय लगाया, श्ना, तो क्या बन गया हमारा, क्रीणा बन गया। स्कू से स्कुना, यू से यूना, क्नु से क्नुना, द्रु से द्रुणा, व्री से वृणा, ठीक है। अब देखिए, अब इसका धातु आती है हमारी हलंत धातु। हलंत धातु में आपको क्या करना है, जैसे आई बंध आई, अब बंध में क्या बना, बंधना, बंध धातु थी पर बना बना क्या है हमारा महोदय, बंधना। नकार का लोप किस सूत्र से होगा, किसी को याद है कुछ, उगंत लघु पदस्य से। अनिदितानाम हलत, अनिदिताम हल something like- उपधायाः हाँ, हल इंगिति, उपधाया, इंगति। हाँ। ठीक है। वो सूत्र क्या कहता है, कित गित प्रत्यय परे होने पर जो आपकी अनिदित धातु होती हैं, अनिदित धातु मतलब ऐसी धातु जिसको पाणिनि जी ने, जिसको पाणिनि जी उपधा में नकार सहित पढ़ा था। तो पाणिनि जी ने नकार सहित पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बंद पाणिनि जी बंद का बंद ही पढ़ा है, पढ़ा है नहीं पढ़ा, पढ़ा है। तो बंद बंधन ने पाणिनि ने ऐसा ही पढ़ा है, इस कारण से कैसी धातु हमारी, अनिदित धातु है। कैसी धातु है, अनिद। और ऐसी धातुओं को कित गित प्रत्यय परे होने पर उपधा के नकार का लोप होता है। तो बंध में जो उपधा का नकार है उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा, केवल बद बचेगा, ठीक है। बद बचा, ना का लोप हो गया तो बद प्लस ना, बदना। इसी प्रकार श्रंथ में भी देखिए, श्रंथ में भी पाणिनि ने उपधा में नकार पढ़ा है, अर्थात उपदेश अवस्था में ही, उपदेश अवस्था किसे कहते हैं, कि जैसा पाणिनि ने पढ़ा है वो उपदेश अवस्था होती है, ठीक है। तो उपदेश अवस्था में ही पाणिनि जी ने धातु श्रंथ पढ़ी है, इस कारण से ये हमारी उपदेश अवस्था में ही उपधा में ना है, अर्थात अनिदित धातु है। तो अनिदित धातुओं की उपधा के नकार का लोप होता है कित गित प्रत्यय के परे होने पर। कित गित प्रत्यय, हमारा कित गित प्रत्यय कौन सा है, आगे जो अगला अपित प्रत्यय है वो हमारा गितवत हो जाता है, किस सूत्र से, सार्वधातु कम अपित, ठीक है। अब श्रथना बना, श्रंथ से श्रथना, इससे भी बनेगा, मंथ से मथना, ग्रंथ से ग्रथना, कुंत से कुंथना, कुथना। बस समझ में आपको कैसे बना, इन सभी में आपको अनिदिताम हल उपधाया किंगिति लगाना है। अब ग्रह धातु है, तो ग्रह धातु से गृहणा कैसे बना, कोई बता सकता है, ग्रह धातु से गृहणा कैसे बन गया, रा को री कैसे हो गया। अच्छा ये बताइए, रा को री कब होता है, संप्रसारण में। संप्रसारण में। और संप्रसारण के कितने सूत्र पढ़ाए मैंने आपको, दो सूत्र पढ़ाए हैं, ठीक है। कौन कौन से सूत्र थे, नहीं नहीं नहीं, संप्रसारण करने वाले, संप्रसारण होता है नहीं, मैंने आपसे कहा था कि जब कोई आपसे पूछे कि संप्रसारण किसे कहते हैं तब आपको बोलना है कि इयणः संप्रसारणम, ठीक है ना। और मैंने जो आपको संप्रसारण करने के लिए जो सूत्र कहता है कि इन धातुओं को संप्रसारण हो, ऐसे दो सूत्र बताए थे। ग्रहिज्या वही, एक सूत्र है आपका वचिस स्वपीय जादी नाम किति, कौन सा सूत्र है, वचिस स्वपीय जादी नाम किति। और दूसरा सूत्र बताया था ग्रहिज्या वही व्यधि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भृज्यति नाम गिति च। अब इसमें ग्रह धातु पढ़ा गया है कि नहीं पढ़ा गया, बताइए। ग्रह धातु पढ़ा गया है, ग्रह धातु पढ़ा गया, इसका मतलब क्या है कि ग्रह धातु से को संप्रसारण हो जाएगा, कब होगा, कित गित प्रत्यय परे होने पर। अब ग्रह धातु है हमारी, ग्रह धातु को संप्रसारण हो गया तो रा को क्या हो जाएगा संप्रसारण होने पर, क्या होगा, री। तो री, ओ पहले इसको अनुपूर्वी क्रम से करते हैं, ठीक है ना, क प्लस र प्लस अ प्लस ह। अब रा को री करा, किस सूत्र के द्वारा कर दिया, ग्रहिज्या वही व्यधि वष्टि पिचति से, ठीक है। री हो गया। अब री के बाद में आ आया तो आ को क्या हो जाएगा,
संप्रसारणाच्च से पूर्व रूप हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको कैसे? तो क्या बन गया आपका? गृह बन गया आपका, बना ग्रह से क्या बन गया? गृह बन गया। अब गृह बन गया, गृह प्लस ना, स्ना में स्ना का ना। अभी बताइए यहां पर ये जो आपने सूत्र बनाए हैं, ये धातु आपको ये दिख रही है आपको, कहीं पर द्रोणा बन रहा है, द्रुणा, कहीं पर ना बन रहा है, तो ना को ना कैसे हो रहा है? दशाभ्याम नोणः समान पदे और अट कुप्वांग नुम व्यवायेपि और रिवर्णात नस्य नत्वम वाच्यम। इन तीनों का विचार करना है, ये तीनों अलग अलग प्रकार से लगेंगे। अभी विचार करेंगे दोबारा कैसे लगेंगे, पहले एक बार लगा देते हैं। तो गृहणा बन गया हमारा, खच से खच्चियां, कैसे हुआ? बाद में ना था तो ना को क्या हो जाएगा? पंचम अक्षर सूत्र लगेगा स्तोहोश्चुनाश्चुः। सूत्र क्या लगेगा? स्तोहोश्चुनाश्चु। वो तवर्ग को क्या कर देगा? चवर्ग के योग होने पर क्या कर देगा? चवर्ग आदेश कर देगा। जब तवर्ग का न था तो उसको चवर्ग आदेश करने पे क्या होगा? चवर्ग का पंचम अक्षर होके यहाँ हो गया खच्चियां। ठीक है, खव से खौना कैसे बना? ठीक है, तो देखते हैं खव से खौना कैसे बना। खव धातु है, तो इसमें इस पे विचार करेंगे। इससे पहले खौनाती कैसे बनाए? हेट धातु है, हेट से क्या बन गया? हेटना। मृड से मृडना। ठीक है, मृद अगली धातु है मृद से मृदना, गुद से गुदना, क्षुभ से क्षुभना, नभ से नभना, तुभ से तुभना, क्लिश से क्लिशना, अश्य अश्ना, कुश से कुशना, इश्य इशना, विश्य विषना, पृश्य पृष्णा, पृश्य पृष्णा, पुष्य पुष्णा, मुष्य मुष्णा, ध्रस से ध्रसना। ठीक है, इसी प्रकार बनने के बाद में आपको क्या करना है? अब इनसे हमने ये धातु बना ली। अब देखिए हर जगह पर कहीं पर हम क्या बना रहे हैं? ना को ना कर रहे हैं, कहीं पर ना को ना ही रह रहा है। पर हम जब ना को ना कर रहे हैं, महत्व ये रखता है कि वो किस सूत्र के द्वारा हो रहा है। महत्व ये रखता है किस सूत्र के द्वारा होता है। आपसे किसी ने बोल दिया कि ना को ना हो रहा है, आपने इतना बोल दिया और बोल दिया कि दशाभ्याम नोणः समान पदे से हो रहा है, और यदि कोई बोल गया कि यहाँ पर तो दशाभ्याम नोणः समान पदे नहीं लग सकता, तो कैसे काम चलेगा? तो इसलिए आपको स्थिति समझिए और स्थिति समझ के बताइएगा कि यहाँ पर दशाभ्याम नोणः समान पदे नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि मैंने आपको शर्त बताई थी, एक बार फिर से स्मरण कराता हूं मैं, इसलिए बार बार देखिए मैं आपको करवा रहा हूं क्योंकि आपको ना दशाभ्याम नोणः समान पदे अच्छे से आना चाहिए। अब देखिए दशाभ्याम नोणः समान पदे मैंने क्या कहा था कि र निमित्त क्या है, पहले ये बताइए। अरे यार कर दिया मैंने ऑफ। हाँ, तो र हमारा निमित्त क्या है? ना को ना बनाने के लिए र, श और री। ठीक है, ये हमारा निमित्त है। यदि इसके बाद में तुरंत ना आए, यदि इसके र, श और री के बाद में तुरंत ना आएगा ना, तो उस ना को क्या हो जाएगा? ना होगा। किस सूत्र के द्वारा? दशाभ्याम नोणः समान पदे के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर री का ग्रहण किस सूत्र से है? दशाभ्याम में तो र और श बोला गया है, तो री का ग्रहण किससे हो जाएगा? वार्तिक से। रिवर्णात नस्य नत्वम वाच्यम, अर्थात हमने दशाभ्याम नोणः समान पदे और रिवर्णात नस्य नत्वम वाच्यम को जोड़ दिया, तब हमारा अर्थ बना कि र, श और री के बाद में ना होगा तो ना को क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा। पर र, श और री के तुरंत बाद में ना होगा तो ना को ना कौन करेगा? दशाभ्याम नोणः समान पदे करेगा। याद रखिएगा, र, श और री के तुरंत बाद में ना होगा तो ना को ना करेगा दशाभ्याम नोणः समान पदे। और यदि र, श और री के बीच में कोई वर्ण आकर के व्यवधान करता है, व्यवधान मतलब कि आकर के बीच में दिक्कत कर रहा है, उन दोनों के बीच में बैठ रहा है, तो सूत्र यदि अटकुप्वांग नुम व्यवायेपि, अटकुप्वांग नुम व्यवायेपि सूत्र यदि प्राप्त हो रहा है तो लगाना है, नहीं हो रहा है तो नहीं लगाना है।
घटाते हैं कैसे? जैसे गृहणा में देखिए, पहले गृहणा बना है हमारा, तो गृहणा में हमारा री है कि रा है, शा है या री है? बताइए। री है। निमित्त क्या है हमारा? री है। अब इस री के बाद में मैंने बोला यदि री के बाद में रा शा और री के तुरंत बाद में ना आएगा तो कौन करेगा? रसाभ्याम नोणः समान पदे करेगा। और यदि नहीं आता है रा शा री के तुरंत बाद में तो आपको अगला सूत्र क्या विचार करना है? अट कुप्वां नुम व्यवायेपि। तो यहां पर क्या कहता है? अट कुप्वां नुम व्यवायेपि क्या कहता है? अट कु से कवर्ग, कु से पवर्ग, आंग, आंग मतलब उपसर्ग, और नुम, नुम मतलब नुम से यहां पर समझा है इन्होंने अनुस्वार को, ठीक है, नुम से अनुस्वार को समझा है। अब ये देखिए, पर लेकिन आपको आंग और नुम का व्यवधान तो बहुत कम देखने को मिलेगा। आपको कितनी चीजों का विचार करना होता है? 3 चीजों पे, अट पे, कवर्ग पे और पवर्ग पे। आंग और नुम का भी विचार करते हैं पर आंग और नुम का बहुत ही कम मिलता है, ठीक है ना, आंग और नुम का बहुत ही कम मिलेगा। तो इसलिए आपको ज्यादातर फोकस रखिएगा अट, कवर्ग और पवर्ग पे। तो अट, अट मतलब कौन कौन से वर्ण आते हैं? अट प्रत्याहार। आई ऊन, हाँ प्रत्याहार। हाँ, तो कौन कौन से वर्ण आते हैं बता सकते हैं क्या आप? हाँ, आई ऊ, रिल री, ए ओम, आई औच, हया वरट, हया वरट। ठीक है, हय वरट के ट तक बनाएगा बनेगा, ठीक है। अब देखिए महोदय, तो यहाँ पर जो ह है ये अट का व्यवधान है। यहाँ पर ह अट में आता है, कवर में आता है या पवर में आता है? अट में आता। अट में। तो ये जो जिसका हमारा व्यवधान है ह का, तो उसको व्यवधान किसका है? ह का व्यवधान है। और ह हमारा किस में आता है? अट में आता है। तो सूत्र कहता है कि यदि री, रा, शा और री के बाद में, रा, शा, री और ना के बीच में यदि किसी वर्ण का व्यवधान है और वह वर्ण अट में आता है अथवा कवर्ग में आता है अथवा पवर्ग में आता है, तब भी क्या हो जाएगा? ना को ना हो जाएगा। तो अब ना को ना होगा किस सूत्र के द्वारा होगा? अट कुप्वांग। अट कुप्वांग नुम व्यवायेपि। हरिओम। एक बार आप पूरा उच्चार करो, हम पीछे बोलेंगे। हरिओम। हरिओम। हाँ बोल। हरिओम। हाँ, श्रूयते महोदय, श्रूयते। हरिओम। हाँ, श्रूयते महोदय। हाँ, मेरे को नहीं आ रही थी आपकी आवाज, आप लोगों की। तो अभी देखिए, तो यहाँ पर किस सूत्र से हुआ? अट कुप्वांग नुम व्यवायेपि से हुआ, ठीक है। अब जैसे हमारी धातु है मृद धातु, यहाँ देखिए, यहाँ मृद धातु लिखी है नहीं लिखी है? मृद धातु, और मृद धातु से हमने क्या लगाया है? स्ना लगाया है, ठीक है। तो री और ना के बीच में, ना के बीच में किसका व्यवधान है? दो। दा का। तो अब देखा आपने कि दा तो ना, तो दा हमारा ना तो अट के अंतर्गत आता है, ना कवर्ग के अंतर्गत आता है, और ना ही पवर्ग के अंतर्गत आता है। अर्थात इनसे भिन्न है, अर्थात इसका व्यवधान होने पर ना को ना नहीं होगा। नहीं। तो मृदना का मृदना ही बन गया। बुध में भी ये हमारा ना तो कवर्ग में, क्या ना अट में आता है, ना कवर्ग में आता है, ना पवर्ग में आता है, तो गुधना बन गया। क्षुभ में क्षुभना, ठीक है। पर जैसे ही देखिए पुष प्लस ना आया, पुष प्लस ना, हरिओम, पुष प्लस ना, इश प्लस ना, विष प्लस ना और पुष प्लस ना, तो यहाँ पर किस सूत्र से होगा? रसाभ्याम नोना। रसाभ्याम नोना समान पद से होगा। क्यों? क्योंकि रा, शा और री के तुरंत बाद में क्या आ गया? हमारा ना आ गया, ठीक है ना। जब भी रा, शा, री के तुरंत बाद में ना आएगा तो उसको किससे करना है? रसाभ्याम नोना समान पदे से करना है।
और यदि किसी का व्यवधान होता है तो आपको क्या करना है, तो अटकुपांग नुम व्यवायेपी से करना है। इस प्रकार देखिए यहाँ पर श्रीणा बना है ना आपका, श्रीणा, तो श्रीणा में किस किस का व्यवधान है, तो श्रीणा को देखिए, अनिश आईला पण दे, आईला पाणी दे। श्री इस प्रकार है, इसी प्रकार बनता है ना वो श्री, देखिए बन गया ना श्री, श्रा प्लस ई है, और जब उसमें क्या होता है, क्या क्या होता है उसमें, उसमें तालब पेशा रहता है और र रहता है, तो बनता है श्री, बनता है हमारा। अब श्री में इसके बाद में ना आया, अब हम हमारा र और ना के बीच में किसका व्यवधान है, ई का व्यवधान है, और ई हमारा अट प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। इस कारण से क्या हो जाएगा, ना को ना होगा, पर किस सूत्र से होगा, कुपवांग। अटकुपांग। ठीक है ना, आपको सभी को समझ में आया। यदि व्यवधान है और वो व्यवधान कौन सा होना चाहिए, अट होना चाहिए, कवर होना चाहिए, पवर होना चाहिए, आंग और नुम है, तो अटकुपांग नुम व्यवायेपी से होगा। और यदि तुरंत बाद में मिलता है तो किससे करना है आपको, दशाभ्याम नोना समान पदे से। और यदि री को किससे करेंगे, रिवर्णात् नस्य णत्वं वाच्यम। हरिओम। तो मनीष जी नमो नमः। नमो नमः महोदय। तो रसाभ्याम से अगर बीच में कोई अटकाने वाला आता है तो जो जो अटकाने वाला है उसका लिस्ट अटकू में दिया हुआ है, उतने अटकाने वाले आएंगे तो भी लगेगा, और उसके अलावा रूकार होगा तो भी लगेगा ना। आपकी आवाज ज्यादा क्लियर नहीं आ रही। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि रसाभ्याम में डायरेक्ट र और र के बाद होगा तभी होगा ना। महोदय मेरे को तो आपकी आवाज आनी थी। ठीक है ठीक है ठीक है, कंटिन्यू रखिए, कंटिन्यू रखिए। हाँ नहीं, वो कह रहे बराबर है, रसाभ्याम नोनः में वो कह रहे हैं कि तुरंत बाद न आया तो न हो जाएगा, तो ये हाँ, रसाभ्याम नोना से तुरंत बाद में न आया तो न को ना हो जाएगा। और यदि नहीं, अभी सुन रहे हैं मेरी आवाज की? हाँ जी, अब आ रही है महोदय, बोलिए। नहीं, तो मैं थोड़ा मजाक में मैं बोल रहा था कि वो डायरेक्ट नहीं आएगा, उसके बाद कोई अटकाने वाले आएगा तो कुछ अटकाने वाले के लिए ये सूत्र बनाया है कि इतने अटकाने वाले होंगे तो भी लगेगा। हाँ जी बिल्कुल। उसके अलावा रिकार के बाद भी होगा तो भी लगेगा ना। और रिकार में भी रिकार में भी अगर डायरेक्ट नहीं लगता है और अटकाने वाले आया तो फिर अटकू लगेगा वहां पे भी। अट है तो अटकाने वाला, अट तो अटकाने। ठीक है, तो अब हमने इसी प्रकार ना को ना कर लिया। अब हम चलते प्रक्रिया के पीछे। अब हमने सब विकरण लगाना आ गया हमको सभी को। अब विकरण लगाने के बाद में हमको प्रत्यय लगाना है। तो प्रत्ययों के बस हमने सीखा क्या है, हमने प्रत्ययों के कितने विभाग करते हैं हम, 4 विभाग। कौन कौन से विभाग, हलादिपित, अजादिपित, हलादियपित, अजादियपित। ठीक है, तो पहले देखते हैं पित प्रत्यय। तो पित बोलने पर कितने प्रत्ययों का ज्ञान हो रहा है, 2 प्रत्ययों का, हलादिपित और अजादिपित। ठीक है, तो देखिए जब आपको मैंने अंग कार्य पढ़ाया था तो मैंने उसमें आपको कहा था मनीष जी, इसमें वो ग्रहिज्या वही जो लिखा है, इसमें यक का आगमन क्यों हुआ था? जी, हुआ है वो ग्रहिज्या वही जो सूत्र था उसमें यक बीच में लिखा था। यक वो सार्व धातु के यक सूत्र से होता है, मतलब कर्म वाच्य में। कर्मवाच्य। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने कहा था अब आपका अंग कैसा बना है बताइए। आकारांत। अब हमारा अंग बना है आकारांत, और आकारांत से हम कौन से प्रत्यय लगाएंगे, पित्त प्रत्यय लगाएंगे। अर्थात चाहे हलादिपित हो चाहे अजादिपित हो, ठीक है ना, हम लगाएंगे। तो जब हमने हलादिपित लगाए, जैसे क्रीणा है, क्रीणा को जैसे लगाएंगे हम हलादिपित प्रत्यय, उसी प्रकार आपको सारे के सारे प्रत्ययों को क्या मतलब विकरण, मतलब जितने भी हमारे अंग बने हैं, धातुएं हैं, उन सब में भी आपको वैसे ही लगाना है। ठीक है, जैसे पू है, 2 मान लेते हैं अभी, ठीक है ना। कोई ऐसा करिए, आप सभी लोग अपने मन में अलग अलग धातु ले लीजिए, ठीक है ना, अपने मन में। जैसे मैंने क्री धातु से बता रहा हूँ, निकुंज महोदय पू धातु से ले लीजिए, पुना बनाए जो हमारा पुना, ठीक है ना। नेहा माने जी लुना ले लीजिए। ऐसे करके अपने मन में अलग अलग धातु ले लीजिए। लेने के बाद में सब देखेंगे कि
हम सबकी धातु के अंतिम में क्या है, आ है, ठीक है। और उसके बाद में हमारा हलादी पित्त प्रत्यय आया, ती आया, तो हमें क्या करना है, लिखा है अकारांत अंकों से पित्त सार्वधातुक धातु प्रत्यय परे होने पर कोई अंग कार्य नहीं कहा गया, अतः यहाँ क्या करना है, हमें केवल संधि करनी है। क्या करनी है, केवल संधि करनी है। तो क्रीणा प्लस ती में क्या हो जाएगा, क्रीणाति। तो जब जोड़ देना है तो मैंने क्रीणा बनाया था तो मेरा क्रीणाति बन गया, निकुंज महोदय ने पुनः बनाया था तो पुनः उनका क्या बना, पुनाति, ठीक है ना। उसी प्रकार जोड़ना है तो क्या बना है, क्रीणाति, क्रीणासी, क्रीणामी, क्रीणातु, अक्रीणात। और निकुंज महोदय आपका क्या बनेगा, अपुनात, अपुनात। पुनाति, पुनासी, पुनामी। हाँ, आशा मुदगिल जी आपका क्या बनेगा, जी आपने अपने मन में कोई धातु सोची? पठसी, नहीं, पठसी नहीं, पठसी का है, स्ना प्रत्यांत लेना है हमें, ठीक है। ओके और जाज्य धातु है, यहां तक समझ में आपको, अक्रीणा तक, अक्रीणाहा, तो आपका क्या बन गया, अपुनाहा, ठीक है। जी अब देखिए इसके बाद में हम लगाएंगे अजादि पित्त प्रत्यय, तो जी। क्रीणा प्लस आनी क्या हो जाएगा महोदय, क्रीणानि, क्रीणानि, नहीं क्या होगा, अकस सवर्ण सवर्ण दीर्घ अकस सवर्ण दीर्घा, क्रीणा प्लस आवा अकस सवर्ण दीर्घा, क्रीणा प्लस आमा अकस सवर्ण दीर्घा। और जैसे ही क्रीणा प्लस आई आया तो कौन सा सूत्र लगेगा, यण HOMI। नहीं नहीं नहीं, सब गलत बोल रहे हैं, वृद्धि वृद्धि होगी, वृद्धि लगेगी, वृद्धि। वृद्धि रेचि, वृद्धिरेचि। क्या लगेगा सूत्र, वृद्धिरेचि। तो क्रीणा प्लस आई क्रीणा ही बन गया। अब इसी प्रकार निकुंज महोदय पुनः था तो पुनः प्लस आई क्या बन गया आपका, पुनई, पुनई। ठीक है ना। अब पुनः प्लस आवाही पुनः वाही, क्रीणा प्लस आवाही क्रीणामही, ठीक है, समझ में आपको। आपको आपका जो भी अंग बना है आपको पित्त प्रत्यय में कुछ नहीं करना है, क्या करना है, आपको केवल जोड़ना है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपित प्रत्यय लगाने। तो हमने सीखा था कि जब भी हम हमारा अंग कैसा होगा, आकारांत होगा, ये देखिए जब भी हमारा अंग कैसा होगा, आकारांत होगा, तो हमने कितने भागों में विभाजित किया था, 7 भागों में आकारांत अंग को लिखा है ना। जब भी हमारा अंग कैसा होगा, आकारांत अंग होगा, प्लस कैसा होगा, अपित सार्वधातुक प्रत्यय होगा। बाद में कैसा प्रत्यय होगा महोदय, अपित सार्वधातुक। पित्त में तो हमें पता लग गया, पित्त में तो कोई कार्य नहीं करना है। जैसे ही हम अपित में गए तो उन्होंने क्या कहा कि आकारांत अंग आपका 7 प्रकार का होता है, ठीक है। अब हमने तो इन्होंने कौन कौन से बताया आकारांत अंग, एक होता है घुसंज्ञक अभ्यस्त, एक होता है अघुसंज्ञक अभ्यस्त, तीसरा क्या होता है, क्रियादि गण के स्ना प्रत्यांत 61 अंग। तो आपको कौन सा कर रहे हैं, आप क्रियादि गण के 61 धातु को बना रहे हैं। तो आपने देखा क्रियादिगण की धातुओं में जब हम स्ना प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा अंग कैसे बना, आकारांत बना। तो उस आकारांत अंग को पाणिनि ने, मतलब जो 7 प्रकार का अंग होता है उसमें से एक प्रकार का अंग कैसा है हमारा, आकारांत अंग, क्रीणा मतलब स्ना प्रत्यय लगने के बाद, ठीक है। अब क्या होता है तो देखिए मैंने इसमें बताया था, तीसरे नंबर पे जाएंगे, ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, और ये आ गया आपका तीसरा नंबर। तो क्या कह रहे हैं, हलादि अपित। अब अपित प्रत्यय है तो अपित प्रत्यय में से आपको क्या करना है, हलादि अपित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय लेने, हलादि अपित। तो क्या करना है आपको, सूत्र आपका ई हल्य गो। सूत्र क्या था आपका, ई हल्य गो। इतने दिन पहले पढ़े थे और अब वो यूज में आएंगे, पढ़े थे ना आपने, ई हल्य गो पढ़ाया था मैंने आप सभी को। तो क्या कहता है वो कि स्ना के आ के स्थान पर क्या करना है आपको, ई करना है, कब, हलादि प्रत्यय परे होने पर, हलादि अपित प्रत्यय के लिखा है ना, परे होने पर, ठीक है। तो अब क्रीणा प्लस तहा है महोदय, क्रीणा प्लस तहा, आ के स्थान पे क्या करना है आपको, ई करना है। आ के स्थान पे क्या करना है, ई करना है। तो क्या होगा आपका, क्रीणी। मैं और बना दे रही हूँ। तो क्रीणी बन गया आपका। तो क्रीणीतः, क्रीणीथः, जाना धातु है,
जाना अंग है हमारा, तो जाना प्लस ता जानीता, जानी। ठीक है। अब यहां देखिए, तो हलादी पित्त प्रत्यय पर होने पर श्नांत अंग को हलादी पित्त में कुछ नहीं होता है, ठीक है। अजादी पित्त प्रत्यय पर होने पर भी श्नांत अंग को कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता नहीं। है। बस क्या होता है? यथा प्राप्त संधि। संधि होती है। संधि। उसके बाद क्या लिखा है? हलादी अपित साधातु प्रत्यय पर होने पर ई हल्य गो सूत्र से स्नांत अंगों के आ को क्या होता है? ई होता है। तो क्रीणा प्लस्था क्रीणीता, क्रीणा प्लस्था क्रीणीथा, क्रीणा प्लस्था क्रीणीथा, क्रीणा प्लस्वा क्रीणीवा, क्रीणा प्लस्मा क्रीणीमः। तो अब ये बताइए, क्रीणा प्लस ताम आया, ठीक है, क्रीणा प्लस ताम आया, तो ताम आपका कैसा प्रत्यय है? हलादी अपित। अपित। अपित है कि नहीं है? हलादी अपित है हाँ। ताम, तो क्या बनेगा? क्रीणीताम। अक्रीणिताम। ताम। अक्रीणिताम। हाँ, आप अटका आगमन। लंग लकार का प्रत्यय है इसलिए अटका आगम होता है। तो तौ बालका बालकौ पुस्तकम क्रीणीताम, समझ में आपको? तौ बालकौ पुस्तकम क्रीणीताम, और सह बालकः पुस्तकम क्या बनेगा आपका? क्रीणीतः। क्रीणाति क्रीणाति। क्रीणाति। क्रीणाति बनेगा, ठीक है। क्रीणाति अगर मतलब वो मतलब अगर ऐसे बोलेंगे, तुम अगर ये कहेंगे वह बालक पुस्तक खरीदे, आज्ञा देंगे, लोट लगा का प्रयोग होगा, तो क्या बनेगा? वह बालक पुस्तक खरीदे, तो सह बालकः पुस्तकम तु क्रीणीतातु। क्रीणन्तु। ठीक है। क्रीणातु। और वह दोनों बालक पुस्तक खरीदे, तौ बालकौ पुस्तकौ पुस्तकम क्रीणीताम, ठीक है। क्रीणीताम्। तो समझ में आपको? आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। हलादी अपित प्रत्यय होगा तो आपको आ को ई करना है, बस। समझ में आपको? आ को ई करना है। जैसे क्रीणा प्लस याताम आया, यातम, तो क्रीणा प्लस यातम क्रीणी यातम, क्रीणा प्लस यात क्रीणी यात, क्रीणा प्लस याम क्रीणी याम। समझ में आपको क्या हो रहा है? अब उसके बाद में चलते हैं, अब हमने हलादी अपित में क्या करना है? हमको ई हल्य को करना है। अब चलते हैं अजादी अपित में। देखिए इसी प्रकार बताया, यहाँ पर सारे बता दिए। अक्रीणा प्लस तम अक्रीणीतम, अक्रीणा प्लस ता अक्रीणीता, आ को ई करते जा रहे हैं। जो हमारा अक्रीणा था उसको क्या बना रहे हैं? अक्रीणी बना रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करना है हमको? हमारा अंग हलादी पित्त में क्रीणा का क्रीणा ही रहेगा, अजादी अपित में क्रीणा का क्रीणा ही रहेगा, ठीक है। हलादी अपित में जाते ही क्या हो जाएगा? क्रीणा की जगह क्या हो जाएगा? क्रीणी हो जाएगा, ठीक है। अब सूत्र आया अगला कि अजादी अपित प्रत्यय पर होने पर क्या लगता है? स्नाभ्यस्तयोर आता सूत्र से स्नांत अंगों के अंतिम आ का लोप करना है। तो जब क्रीणा के आ का लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा? केवल क्रीण। क्रीण। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपका यदि अजादी अपित प्रत्यय आपको उसे जोड़ देना है। क्रीणा प्लस अंति आया तो क्रीणा अंति आपका अजादी अपित है, तो आ का लोप कर दिया तो क्रीण बचा आपका। क्रीण प्लस अंति क्रीणंति, क्रीण प्लस अंतु क्रीणंतु। अब क्रीणा प्लस ई मही क्या बन गया आपका? क्रीणा को आ का लोप हो गया, क्रीण बचा। तो आपको क्या करना है? इस प्रकार करना है। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ा शॉर्टकट भाषा का प्रयोग करूंगा जल्दीबाजी में, ठीक है ना। तो क्रीणा हमारा अंग क्रीणा का क्रीणा ही कब रहेगा? हलादी पित्त। हपी लिख दिया मैंने। हा से आपको समझना है हलादी, पी से क्या समझना आपको? अब वैसे ही क्रीणा का क्रीणा कब रहेगा? अजादी पित्त में भी, अजादी पित्त प्रत्ययों में भी क्रीणा का क्रीणा ही रहेगा कि नहीं रहेगा? बताइए। रहेगा। कुछ कार्य नहीं करना उन्हें। कब रहेगा? अजादी पित्त। अजादी अजादी पित्त में भी, ठीक है। जैसे ही हम अब आगे गए, तो क्रीणी बन गया कब? हलादी अपित में। हलादी अपित में। सूत्र क्या है? ई हल्य गो।
ये हल्य गो हो। ये हल्ले को ध्यान रखिएगा याद इस चीज को। और जैसे ही हम आजादी अपित में जाएंगे, क्रीण 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 क्या बनेगा हमारा अंग? क्रीण बनेगा। कहाँ पर? अभ्यस्तयोरात। अभ्यस्तयोरातः। जो लोग बोल रहे हैं सूत्र का अर्थ और उनको यदि अर्थ ना याद हो तो आप लोग ना अभ्यास करेंगे तो सूत्र का अर्थ देखिएगा, सूत्र के अर्थ को आप समझिएगा कि आपने जब अंग कार्य में पढ़ा था अब वो इसको घटा रहे हैं तो कैसे घट रहा है। ठीक है ना? तो आपको समझ में आया? क्रीड़ा का क्रीड़ा ही रहेगा, हलादी पित्त में, आजादी पित्त में भी क्रीड़ा का क्रीड़ा ही रहेगा। हलादी पित्त में क्या हो जाएगा? क्रीड़ा को क्रीणी हो जाएगा, और आजादी अपित्त में क्रीड़ा को क्या हो जाएगा महोदय? क्रीण। अब आप किसी के भी रूप बना सकते हैं। ठीक है? हाँ, इसी प्रकार पुना ले लेते हैं। पुना, पुनाति, पुनासी, पुनामी, पुनातु, अपुनात, अपुनाह। और आजादी अपित प्रत्यय लगाएंगे तो क्रीणानि, क्रीणाव, क्रीणाम, क्रीणै, क्रीणावहै, क्रीणामहै, अक्रीणम, अक्रीणम, अक्रीणाम, अक्रीणाम होगा। ठीक है? अक्रीणाम हाँ। अक्रीणन। अब जैसे हम हलादी अपित प्रत्यय लगाएंगे तो क्रीणीता, क्रीणीतात, क्रीणीताम, क्रीणीत, क्रीणी वह, क्रीणी मह, इसी प्रकार बनेगा क्रीणीयात, क्रीणीयात, क्योंकि याद भी हमारा कैसे प्रत्यय? हलादी अपित है। और जैसे ही हम कैसे कौन से प्रत्यय लगाएंगे? आजादी अपित, तो क्रीणा के आ का लोप करना है। क्रीण प्लस अंति, क्रीणंती, क्रीण प्लस अंतु, क्रीणंतु, क्रीण प्लस, क्या समझ में आपको महोदय? हाँ, तो अब इतना आपको समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से। अब चलते हैं आगे। ये लोप किया उसका सूत्र क्या था महोदय? किसका महोदय? एक क्रीण का जो आ का लोप किया उसका सूत्र कौन सा था? अभ्यस्तयोरातः। स्नाभ्यस्तयोरात। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो इस प्रकार इन्होंने बता दिया। अब कहते हैं कि ये आपके रूप है, इन रूपों को देख लीजिए। तो आपको किसी के मन में भी कोई प्रश्न आए तो अब मैं प्रश्न पूछूं महोदय? प्रश्न नहीं, मैं पूछूंगा, आपको बस कितना कहना है कि यहाँ पर क्रीणा था पहले और बाद में ये प्रत्यय है हमारा, तो इस प्रकार इसको क्या हो गया? इस सूत्र के द्वारा इसके स्थान पे ये हो गया। ठीक है? जैसे बताइए, क्रीणा प्लस, अरे क्रीणा प्लस, अच्छा हाँ, क्रीणा प्लस ताम है। ठीक है? क्रीणा प्लस ताम है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बनाया? क्रीणा प्लस ताम। ताम हमारा कैसा प्रत्यय है बताइए? ये क्रीणी ये बताइए, क्रीणी ताम कैसे बना है? हलादी अपित प्रत्यय है तो ई हल्ले गो से इकार हुआ। अच्छा, क्रीणी याम कैसे बना है? आजादी अपित, आजादी हलादी अपित प्रत्यय है और ई हल्य गो से ई का आका ई है। आका। अच्छा, अब ये बताइए क्रीणा ताम कैसे बना है? ताम हलादी ना प्रत्ययांत अभ्यस्त। हलादी पित प्रत्यय है। हलादी प्रत्यय तो कुछ इसमें हलादी कुछ नहीं होगा। बताइए मेरे को। हलादी अपित प्रत्यय, हलादी अपित प्रत्यय रहेगा। आप सभी गलत क्यों? क्या कह रहे हैं जलपा जी? बताइए। हलादी अपित प्रत्यय रहेगा। आजादी, आजादी है हमारा ये आताम है, खाली ताम नहीं है, आताम प्रत्यय है। स्नाभ्यस्तयोरातः से का लोप हो जाएगा और आ का लोप हो गया, क्रीण प्लस आताम, क्रीणाताम। हमने बोला था जी हाँ, जिन्होंने बोला होगा उनका सही है, उनका धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं बोला था उनका भी धन्यवाद कि आपने गलत बताया। ठीक तो है? देव का भी भला, ना देव का भी भला। हाँ, बस क्या है कि जब तक आप गलती नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं, सही नहीं होगा। एक बार गलती हो गई ना तो उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि गलती करने पर। और क्योंकि लोग कहते हैं कि ठोकर खाने के बाद संभलता है व्यक्ति, तो हम लोग सिर्फ पढ़ ही रहे हैं। ठोकर खाने के बाद हमें कोई चोट तो लगेगी नहीं, है ना? ठोकर तो उस चीज पे लगेगी जिससे मतलब हमारा नुकसान हो। यहाँ पर क्या हमारी गलती हो गई, कोई बात नहीं, गलती हुई है तो अगली बार सुधार हो जाएगा, कोई हमें दिक्कत नहीं हुई। तो क्रीणा प्लस आताम में क्या बनाया हमारा? ये ताम नहीं है आपको, इसलिए मैं कहता हूँ आपको मूल प्रत्यय याद होना चाहिए। तो ताम, आताम, अताम। तो क्रीणा ये ताम था इसलिए क्रीणी ताम बना। फिर आया आताम, तो क्रीणा प्लस आताम,
आ का लोप हो गया, क्रीण प्लस आताम तो क्रीणाताम, और क्रीण प्लस अताम क्रीणताम, ठीक है ना। इसी प्रकार सारे प्रत्यय देखेंगे ना आप, सारे प्रत्यय बना लेंगे, बस आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आपको हलादिपित अजादिपित, बस आपको ये और क्या करना है, बस इतना याद रखना है। अब कह रहे हैं कि हलंत धातुओं में एक विशेष विधि होती है। हलंत धातुओं में क्या होता है, एक विशेष विधि होती है। वो क्या विधि होती है कि हलंत धातु के, और वो भी केवल ही प्रत्यय को निमित्त मान करके, क्या होती है, केवल ही प्रत्यय, ही प्रत्यय को निमित्त मान करके, अर्थात जैसा रूप आप बना रहे हैं ना वैसा का वैसा ही रूप बनेगा, ठीक है। बस एक एक ही प्रत्यय में चेंज आ जाएगा, ही प्रत्यय में क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या बनाया, हमारा अंगता क्रीणा, और उसके बाद में आया हमारा ही प्रत्यय आया, तो क्या बना हमारा, क्रीणी ही, क्रीणी ही, क्योंकि ही प्रत्यय हमारा कैसा प्रत्यय, हमारा हलादी अपित है, इस कारण से क्या होगा, क्रीणी ही बना हमारा, ठीक है। अब हम लोग जब गए तो सूत्र कहता है हलश्न श्रानज्जौ, हलश्न श्रानज्जौ, यह सूत्र कहता है आपका कि हलंत धातुओं से परे श्ना प्रत्यय हो और उस श्ना के प्रत्यय के बाद में ही प्रत्यय हो। क्या हुआ, ध्यान समझिएगा। कोई भी धातु ले लेते हैं, जैसे बद धातु ले लिया हमने, अब बद धातु के बाद में हमने विकरण कौन सा लगाएंगे महोदय, स्ना विकरण लगाएंगे, सीधी बात है। तो स्ना में हमने ले लिया ना, और बाद में क्या है, हमने बाद में हमने प्रत्यय लगा रहे हैं हम ही, क्योंकि केवल ही प्रत्यय के परे होने पर ही कार्य करेगा। क्या करें, केवल ही प्रत्यय के परे होने पर ही ये कार्य करेगा। तो अब क्या कर रहा है, ये सूत्र कह रहा है हलंत धातुओं से परे स्ना प्रत्यय हो। हलंत धातु हमारी बद है, और बद से बाद में स्ना प्रत्यय है कि नहीं है, है। तो क्या कह रहा है कि और उस स्ना प्रत्यय के बाद में ही प्रत्यय हो, तो हमारा ही प्रत्यय है बाद में, उसके स्ना के बाद में भी ही है। तो क्या कह रहा है कि उस तो स्ना प्रत्यय के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, शानच आदेश होता है। समझ में, मतलब केवल इतना है कि आपको हलंत धातुओं से स्ना के स्थान पर शानच आदेश करना है, पर कब, जब बाद में ही प्रत्यय हो तब। समझ में आपको, क्या आपको फिर से बोलिए एक बार, नहीं आया, धातुओं से परे, समझा नहीं सब। मैं इसे बता रहा हूँ, एक बार मेरे साथ पहले बोलिए सिर्फ, ठीक है। हलंत धातुओं से परे, हलंत धातुओं से परे स्ना के स्थान पर शानच आदेश होता है, स्ना के स्थान पर शानच आदेश होता है। यदि ही प्रत्यय बाद में है तो, यदि ही प्रत्यय बाद में, एक बार फिर से बोलिए, हलंत धातुओं से परे, हलंत धातुओं से परे स्ना के स्थान पर शानच आदेश होता है, स्ना के स्थान पर शानच आदेश होता है, यदि बाद में ही प्रत्यय हो तो, मतलब केवल ही प्रत्यय के होने पर ही यह सूत्र लगेगा, ठीक है। और बाकी आपका पूरा पहले की तरह ही होगा। तो अब आपने बद धातु से हमने क्या लगा, बद धातु से, अब एक बार फिर से बोलिए सूत्र का अर्थ, हलंत धातु से के बाद में ना के स्थान पर शानच आदेश होगा, ही प्रत्यय स्ना के जगह पर आपका पूरी स्थिति घट रही है होने पर, तो स्ना के स्थान पर क्या कर देंगे हम, शानच कर देंगे, शानच करना है, शानच रहेगा, शानच में करने के बाद बचता है हमारा आ बचता है, ठीक है। वो आन बचेगा, आन बचेगा, केवल क्या बचेगा, आन बचेगा। तो श की पहले इत संज्ञा सूत्रों के द्वारा करते हैं। हलंत्यम और लशक पद्धति जैसे। तो कैसे, हलंत्यम लशक पद्धति। तो च का लोप किया हलंत्यम ने, और श का लोप किया किसने, लशक पद्धति। आन बचा, अब जोड़ दीजिए, बद प्लस आन क्या बनेगा आपका, बधान। अब मतलब कि आपको क्या करना है कि जितनी भी आपकी हलंत धातु हैं उसमें आपको अब ना लगा कर क्या लगाना, आन लगाना है। क्या लगाना है, आन। तो बद प्लस आन प्रत्यय परे होने पर, केवल ही प्रत्यय के परे होने पर, मतलब बद प्लस आन बधान, मत प्लस आन मथान,
ठीक है ना। तो मैं एक बार बोलता हूँ, आप सब लोग बोलिएगा, दिखा रहा हूं मैं आपको धातुएं। तो देखिए ये तो हमारी अजंत धातु है, तो इसमें तो नहीं करना है हमें, इसमें करना है हलंत धातु में। हलंत में। तो बद, अब धातु आपकी बद बची है, ठीक है। तो आपको बद प्लस ना है, आपको क्या बोलना है, बधान। श्रथ है तो श्रथान, मथ में मथान, ग्रथ में ग्रथान, कुथ में कुथान, गृह में गृहान, ठीक है, खच में खचान, ठीक है। समझ में आपको। अब क्या करना है, ही प्रत्यय का अब सूत्र कहता है, उसके बाद सूत्र आया आपका अगला। अब आप एक फोकस करिए, जो आन है, आन आपका अब कैसा बन गया, आपका अदंत बना कि नहीं बना, बताइए। आन लगते ही आपका अंग बन गया अदंत। तो एक सूत्र पढ़ा था आपने, अतो हे पढ़ा था आपने, कई बार पढ़ा चुका हूं आपको, अतो हे। वो कहता है अदंत अंग से परे आने वाले ही प्रत्यय का लोप होता है। तो ही प्रत्यय का आपको क्या करना है, केवल लोप कर देना है। पहले ही को निमित्त मान करके आपने स्ना के स्थान पर शानच आदेश किया, फिर बाद में उस ही को ही टपका दिया, ठीक है। तो आपका बधना था, तो बध का बधान रह गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब पहले इसके रूप देखते हैं। तो देखिए पहले इसमें रूप बैठा लीजिए। गृहणाति, पता है आपको सबको गृहणाति कैसे बना, क्या करा महोदय, बताइए। थोड़ा आप लोग भी बोलिए ना, एक्सप्लेन करिए मेरे को। हलंत पीत धातु है, इसलिए सिर्फ जोड़ देना है, संप्रसारण कर। ये मान लीजिए गृहणा बन गया, आपका अंग गृहणा बन चुका है। अब बाद में पी प्रत्यय लाया, तो मैं आपने क्या तो जोड़ना है, खाली जोड़ना है। तो पित प्रत्यय में जोड़ना है, तो गृहणा जैसा आपने पूर्व में किया वही करना है, ठीक है ना। बस चेंजेस कहाँ आएंगे, चेंज कहाँ आएगा, केवल हलादि अपित प्रत्यय। नहीं, वो मैंने कहा अभी आपने जैसा आपने करा हलादि अपित में भी आपने जैसा सीखा कि आ को ई करना है, ई अल्यगो से, और स्नाबेस्ते से आ का लोप करना है, अजादी अपित प्रत्यय पर, सेम वही करना है। पर अब यहाँ पर दिक्कत क्या होगी हलंत धातुओं से, कि ही प्रत्यय पढ़ने पर वहां पर बनता है, क्या बनता है वहां पर, क्रीणा ही बनता है। क्या बनता है, क्रीणा ही। और यहाँ पर क्या बनेगा, गृहाण। समझ में आपको कैसे बना, गृहाण बना आपका, ठीक है। कैसे बना गृहाण, निकुंज महोदय। गृहाण तो समझ गया, लेकिन क्रीणा ही नहीं समझ में आया। क्रीणा ही कैसे नहीं बने, बताइए। ही प्रत्यय कैसा है आपका, ओ सॉरी, क्रीणा ही नहीं, क्रीणी ही, क्रीणी ही, ठीक है महोदय। तो क्रीणी ही तो आपको पता है कैसे बना, और यहाँ गृहाण कैसे बना आपको ये भी पता लग गया, क्योंकि आपने स्ना के स्थान पर शानच आदेश किया है, और वो भी कब, जब बाद में ही प्रत्यय था, तो स्ना के स्थान पर शानच आदेश किया और ही प्रत्यय का लोप कर दिया, बस हो गया काम। और इतना बस आपको इतनी प्रक्रिया याद रखनी है। कितनी प्रक्रिया याद रखनी है, क्रियादिगण में आपको पहले तो आपको अंग जोड़ना आना चाहिए। अंग जोड़ने में आपके कौन कौन से सूत्र लगे, प्वादि नाम ह्रस्वः, ज्ञाजनोर्जा, ग्रहिज्या वैव्यधि, अनिदिताम हल उपधाया किंगिति, ये सूत्र लगे। और जब आपका अंग बन गया, दशाभ्याम नोणः समानपदे अटकुप वांगनुम व्यवायपि भी लगा। जब आपका अंग बन गया तो आपको 2 सूत्रों का विचार करना है, किस 3 सूत्रों का, 3 या 4 सूत्रों का। हलादि अपित में क्या करना है आपको, स्ना ई हल्य गो से आ को ई करना है, अजादि अपित में आ का लोप करना है स्नाभ्यस्ते से। और जब आप हलंत धातुओं से स्ना लगाओगे और स्ना के स्थान के बाद, स्ना के बाद में ही आएगा, तो स्ना के स्थान पे आपको क्या करना है, शानच आदेश करना है। अच्छा, वो जो माता जी थी जो बोल रही थी कि उनको समझ में नहीं आया, क्या नाम है, मैं एक बार देखता हूँ। हाँ, श्यामला माता जी, बोलिए सर। आपको समझ में आ गया अब? हाँ अभी आ गए। हाँ ठीक है, तो आप सभी को आ गया वो समझ में। तो ये आपका क्रियादिगण पूरा हुआ, क्रियादिगण आप सभी का पूरा हो गया, ठीक है। मतलब ये देखिए, मैंने आपको समझाते हुए क्रियादिगण को 1 घंटे में समझा दिया। अर्थात जब आप अपने आप बनाने बैठेंगे ना, तो 1 घंटा देंगे पहली बार में, दूसरी बार में 15-30 मिनट देंगे, चौथी बार में 10 मिनट देंगे, 5वीं बार में
4-5 मिनट में ही आपका एक बार आप देखेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? जितना टाइम देंगे उतनी जल्दी समझ में आने लगेगा आपको अभ्यास में। अब जब हमने पढ़ लिया है तो अब इसके बाद में थोड़ा बहुत कुछ संधि सीख लें, क्योंकि अगला गण देखिए आपका कौन सा आ रहा है, अदादिगण। अदादिगण। और अदादिगण में तो आपको संधि की बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। सबसे पहले संधि आपको आपने पढ़ा है, आपका स्मरण कराता हूं आपको, ठीक है। तो आपके एक संधि आपको झलाम जश झसी और खरीचा याद है आपको सभी को? याद तो है लेकिन हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है उसमें। हाँ वो लेकिन 1 2 का 4 वाला ना, 4 2 हाँ का 1 2 का 4 4 2 का 1। अब देखिए पहले स्थानीय आदेश और निमित्त बना लें। स्थानीय आदेश और निमित्त कर लेते हैं पहले। सबसे पहले क्या करना है हमको? स्थानीय, फिर आदेश, फिर निमित्त। अब सबसे पहला सूत्र क्या है? झलाम जश झसी। समर जी है क्या? समर जी नहीं है क्या? झलाम स्थानीय है। हाँ, झलाम क्या है आपका? स्थानीय। स्थानीय झलाम है। जश और? आदेश है जी, और झसी निमित्त है। झसी निमित्त है। तो आपके बताए अनुसार मैंने कर दिया। झलाम आपका हो गया, झलाम मतलब कि झल, झलाम मतलब कि छल प्रत्यय। झल आपका स्थानीय हो गया, क्योंकि झल में झलाम है और झलाम में षष्ठी विभक्ति है, ठीक है। एक चीज और लिख देता हूं ताकि आप लोग को हमेशा याद रहे फिर से बार बार। 6 1 7 1 7, ठीक है। हाँ, पहले झल में ये आपकी कर- षष्ठी विभक्ति है झलाम। आदेश क्या है? जश। यश। निमित्त क्या है? शश झश, शश। जिसको हम कहते हैं वर्ग के चौथे तीसरे। अरे क्या हो रहा है? अच्छा, आज भरत महोदय आए? हाँ ये है है ना। जी। तो देखिए, और जश, जश को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जब ग ड द। वर्ग मतलब का तृतीय। तीसरा अक्षर। तीसरा और ठीक है। और झल मतलब झल प्रत्याहार। 1 2 3 4 4 3 2 1 चौथा ऊष्मान तीसरा 4 3 2 1 और ऊष्मा। और ऊष्मान दूसरा और श श स शस्त्रस तीनों श 4। ठीक है, हाँ क्लियर। यस। अब ये आपका स्वरूप हो गया किस सूत्र का? झलाम जश झसी, ठीक है। तो झलाम में षष्ठी विभक्ति है और झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम और ऊष्म। आदेश क्या हमारा? जश है अर्थात तृतीय, और निमित्त क्या हमारा? झश अर्थात 4 और 3, ठीक है ना। अब लेते हैं अगला सूत्र आया हमारा खरीचा। सूत्र क्या हमारा? खरीचा। तो इसने बताइए खरीचा सूत्र ने केवल क्या खरीचा से खरी के खरी में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। सप्तमी। सप्तमी है। निमित्त हो गया। तो देखिए पहला इसमें झल की अनुवृत्ति आती है। इसकी अनुवृत्ति आती है छल की। झल। आपको क्या करना है? झल हो गया। इसके बाद में फिर आती है चर की अनुवृत्ति। किसकी अनुवृत्ति आ रही है? चर।
1 2 और निमित्त क्या है इसमें? खर। खर। कोई बता सकता है खर में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ख पर षड दूसरा पहला दो और श श स। तीसरा पहला शब्द के और तीसरे दूसरे तीनों शा। ठीक है, ये आपका स्वरूप बन गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? दोनों आपके स्थानीय एक जैसे हैं। आपके स्थानीय आपका क्या है? दोनों के दोनों का झल है। समझ में आया आपको? पर दोनों के दोनों को दोनों के दोनों को मतलब जिसके स्थान पे कार्य करेंगे वो एक ही स्थान है, पर क्या कार्य होगा वो डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड निमित्त पे डिपेंड। निमित्त के ऊपर। आदेश भी डिफरेंट है, निमित्त भी डिफरेंट। हाँ, वो निमित्त को, पर लेकिन अब क्या निमित्त पे डिपेंड करता है कि निमित्त जैसा होगा उसको देखकर आदेश वैसा होगा। ठीक है, निमित्त जैसा होगा उसको देखकर आदेश वैसा होगा। यदि निमित्त हमारा झष होगा तो आदेश क्या होगा? जश होगा, और निमित्त हमारा खर होगा तो आदेश क्या होगा? चर होगा। चर। ठीक है, अब एक बार इसका उदाहरण में देखते हैं किस धातु को किसको लिया गया है। कल एक लेते हैं आपका अच्छा महोदय, एक चीज पूछनी थी आप सभी से। क्या जैसे मुझे साइड में आप सभी लोग दिख रहे हैं, तो क्या स्क्रीन शेयर करने पे ये भी आपको दिखता है क्या? अभी जो लिख रहे हैं वो दिख रहा है। केवल स्क्रीन दिखती है कि केवल आपको ये गोल वो भी दिखता है? नहीं, केवल चार्ट दिखता है। केवल चार्ट दिखता है ना? हाँ ठीक है, तो देखिए अब उदाहरण में ले लेते हैं। हमने अर्ध धातु ले ली प्लस पी प्रत्यय। ठीक है, और उदाहरण में ले लेते हैं महोदय चर में ऊष्म भी आएगा ना? जी, चर प्रत्याहार में ऊष्म वर्ण भी आएंगे ना? नहीं चर, सॉरी एक चीज भूल गया मैं। चर प्रत्याहार में ऊष्म नहीं आते हैं, केवल श स तीनों श। ये आएंगे तीन। ठीक है, अब ये इसमें आप देखिएगा अद प्लस ती, या फिर इसकी जगह पे हम लेते हैं उदाहरण में लब धातु है हमारी, और इससे एक बार लेंगे हम ठीक है, लब धातु, उससे हमने लिए धा प्रत्यय, और अद धातु हमारी, और उससे लिए हमने ती प्रत्यय। ठीक है, अब देखिए कि जब भी याद रखिएगा, फोकस करिए, ध्यान रखिएगा, संधि सीख रहे हैं हम लोग। एक भी चीज हमारी ध्यान हटा दुर्घटना घटी। ठीक है ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो संधि कहाँ विचार करनी होती है? पूरा का पूरा व्याकरण शास्त्र इतना बड़ा है, कहाँ मतलब एक पेज पूरा लिखा हुआ है, तो वहां विचार कहाँ करना है? व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि का वहां पर आपको विचार तब करना है जब दो व्यंजन आपस में मिल रहे हों। क्या विचार करना है आपको? दो व्यंजन आपस में मिल रहे हों। तो देखिए यहाँ पर भ और धा आपस में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। और अद और ती आपका आपस में मिल रहा है नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो अब आपका सूत्र, अब आपको जैसे ही आपका मिला, तो अब आपको क्या करना है कि उसमें पहला वाला आपको जो दो वर्ण मिल रहे हैं उसमें पहला वाला आपको देखना है झल है कि नहीं है। झल है कि नहीं है? अब बताइए झल है कि नहीं है, बताइए। है। कैसे? चतुर्थ वर्ण, चतुर्थ वर्ण है। हाँ, तो लब में जो भा है वो आपका चतुर्थ वर्ण है। ठीक है, और जो अद में जो दा है वो आपका कौन सा वर्ण है? तृतीय वर्ण है। ठीक है, तो दोनों आपके झल में मिल रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि इसके बाद में हमने दोनों झल हैं, अब इनके स्थान में कार्य क्या होगा ये देखेंगे, निमित्त देखेंगे अपना। क्या देखेंगे महोदय? निमित्त देखेंगे। तो निमित्त देखा इन्होंने, तो बाद में धा है,
तो ध हमारा जो निमित्त है वो किस कौन सा चतुर्थ ध हमारा वर्ण। कौन सा वर्ण है? चतुर्थ वर्ण है। तो निमित्त क्या हो गया हमारा? झष होगा कि खर होगा? झष होगा। बताइए। झष झष होगा। झष क्यों? क्योंकि झष में चतुर्थ और तृतीय वर्ण आते हैं। तो राइट। ध हमारा चतुर्थ वर्ण है, तो चतुर्थ और तृतीय में अंतर झष में आ गया। हाँ अब आदेश क्या करना है हमको? जश। जश तृतीय आदेश। वर्ण। 3 तो 3 आदेश कर दिया आपने। हाँ, ब हो गया। ब हो गया लब्धा। ब हो गया। ठीक है, लब्धा हो जाएगा। ठीक है, लब्धा हो गया। समझ में आपको कैसे हुआ? जलाम जशी से। हाँ, अद प्लस ती। अब यहाँ पर आपका स्थानीय आपका झल है। अब निमित्त क्या है आपका? ता। तो निमित्त क्या है आपका? कर। ता। खर। प्रथम मतलब वर्ग। खर, खर है। तो आदेश क्या होगा? चर। चर आदेश चर। होगा। तो चर क्या हो गया? द के स्थान पर ता हो जाएगा। चर क्या होगा द के स्थान पर? च हो गया। क्या होगा? त। त त क्यों हुआ? क्योंकि द हमारा वर्ग का पहला। तवर्ग में जो पहला वर्ण होगा वो आदेश हो जाएगा। तो अध हो गया, अत। ठीक है, तो बन गया हमारा अति और ऊपर बन गया हमारा लब्धा। ठीक है, अब एक बार हम चलते हैं, इंटरनेट की सहायता लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले देखते हैं, झलाम जस झसी सूत्र को मजबूत करते हैं। ठीक है ना, हमारा सूत्र क्या है हमारा? अब इसमें देखिए, अब दो ह प्लस तुम है। ठीक है, चलिए इसको छोड़िए, दो प्लस तुम में फिर भी आप समझिए, क्योंकि आपको जरूरत तो हाँ पड़ेगी, उसमें। और जब जरूरत पड़ेगी तो आपको करना ही पड़ेगा। हमारा ह है, ये हमारा ह क्या कहते हैं, जश उसमें झल प्रत्याहार में आता है क्या? झ ह हमारा स्टार्टिंग से करते हैं पहले। अब देखिए यहाँ पर किस किस का संयोग, आता है। मतलब कौन कौन से व्यंजन जुड़ रहे हैं? ह जुड़ रहा हाँ है और और ता ता। जुड़ रहा है। मतलब ह और ता के बीच में हमें संधि करनी है। ठीक है, जैसे ही प्राप्त हुआ तो अब हमने देखा कि ह हमारा किसमें, झल में आता है कि नहीं आता है? आता है। आता है। तो हमने कहा कि ह के स्थान पर हमको क्या करना है, हमको, और बाद में निमित्त क्या है हमारा? झष। खर है। तुम है। एक मिनट, एक सेकंड, बस एक मिनट, एक सेकंड। चर चर चर। चार है। खर हो गया ना प्रथम। आप सब कुछ भूल जाइए। ठीक है ना, आप ये ले लीजिए, आपका दोघ प्लस धुम है। क्या है? दोघ प्लस धुम है। धूम। अब दोघ को छोड़ दीजिए। अब ये दोघ कैसे बना है, इसको भी भूल जाइए। बस इतना याद रखिए, आपके सामने क्या है? दोघ है, और क्या है बाद में? धुम है। हो। ठीक है, दोघ है और धुम है। अब क्या करना है आपको? अब आपने देखा घ, आपका घ ऊष्म में आता है कि नहीं आता है? ये चतुर्थ वर्ण में आएगा। हाँ, तो घ हमारा चतुर्थ वर्ण है। तो चतुर्थ वर्ण हमारा झल में आता है कि नहीं आता है? आता है। झल में आता है। अब ये भी उसके बाद में चतुर्थ क्या है वर्ण हमारा? है। धम है, धुम है, धुम का ध, ये भी हमारा चतुर्थ वर्ण है। चतुर्थ है। हाँ तो घ के स्थान पे क्या आदेश होगा? गणपति। ग ग तृतीय वर्ण ग। आदेश हो जाएगा। तृतीय वर्ण। तो क्या हो गया? घ के स्थान पे ग आदेश हो गया। तो दोघ धुम प्लस धुम। धुम, दोघ धुम बन गया। ठीक है, अब ले लीजिए,
बोध धातु है, बोध, ठीक है, बोध प्लस धा। अब क्या हो गया कि अब यहाँ पर क्या सूत्र लगेगा, झलाम जैसी लगेगा, नहीं लगेगा? हाँ, लगेगा। क्यों? दोनों में क्योंकि बाद में चतुर्थ जो है। धा है हमारा, ये चतुर्थ वर्ण है, और ये जो धा है पूर्व वाला, ये भी हमारा झल में आता है। तो आपको क्या करना है, धा के स्थान पे क्या कर दिया, तृतीय कर दिया, तो क्या कर दिया, दा, बोध धा बन गया हमारा, ठीक है। अब देखिए लब धातु है, तो लब धातु से हमने धा लगाया, अभी बनाया है हमने लब धा, ठीक है ना। अब ले लेते हैं और ठीक है, आपको समझ में आया महोदय? अब लेते हैं अगला खरीचा का। तो अब खरीचा में देखते हैं, तो वाग प्लस चलती, वाग प्लस चलती। अब यहां बताइए वाग प्लस चलती में जो आपका वाग है, वाग में जो ग है, किस पहले बताइए कौन कौन से व्यंजन मिल रहे हैं आपस में? ग और च। और च। अब जो पूर्व, इसमें ग और च में जो पूर्व वाला वर्ण है वो आपका झल में आता है क्या? हाँ, तृतीय हाँ, वर्ण जल में आता है, तृतीय आता है। और बाद में जो चलती का जो च है, प्रथम वर्ण, प्रथम प्रथम कर वर्ण में आता है। हर में वर्ण आता है, कर। ठीक है। हर में आएगा, तो ग को क्या हो जाएगा, आदेश चर होगा, चर होगा, क होगा। क्या हो जाएगा, चर, चर में क्या होगा, मतलब प्रथम वर्ण च। होगा। तो ग के स्थान पे क्या हो गया, क हो गया। क। तो वाक चलती। महोदय एक एक सेकंड, मैं एक फोन आ रहा है। हरिओम, हरिओम। हाँ, श्रूयते महोदय। हाँ, अब देखिए त्रिष्टुभ छंदः, त्रिष्टुभ है, तो त्रिष्टुभ छंदः में बाद में हमारा जो बा है ये हमारा झल में आता है, और बाद में जो छ है ये हमारा खर में आता है कि नहीं आता है, खर में च छ द्वितीय वर्ण है। द्वितीय वर्ण, तो क्या हो जाएगा, पूर्व वाला जो बा है, बा को क्या हो जाएगा, प्रथम वर्ण हो जाएगा, चर आदेश हो जाएगा। तो क्या बनेगा आपका त्रिष्टुभ छंदः। समझ में आया? कह रहे हैं बकारस्य सवर्णः पकार आदेशः, तो बकार का सवर्णी प्रथम क्या होगा, पकार होगा, ठीक है। अस प्लस ती है। अब देखिए, अब आपने कहा, मन में आपके प्रश्न आया कि अस में जो सा है वो हमारा खर में आता है कि नहीं आता है, बताइए, वो झल में, झल में आता है। अब उसके बाद में ता मिला हमारा, ठीक है, तो ता हमारा, तो क्या हो गया कि हर में आता है, चर में, खर में आता है, ता नहीं हमारा खर में आता में है। आता है। अच्छा सा हाँ, के खर स्थान में। पे चर आदेश करना है, चर। सा के स्थान पे क्या करना है आपको, चर चर। आदेश करना है। वर्ग का पहला। वर्ग का पहला नहीं, हाँ वो तो ठीक है, पहला वर्ग और का पहला, चर, लेकिन ये शकार है ना, अच्छा, अच्छा। दंत सकार है तो सकार ही दंत रहेगा। सकार है। तो देखिए आपको आपको एक मिनट दिखाता हूँ आपको, मैं यहाँ देखिए, यहाँ चर में श स भी आता है कि नहीं आता है? तो जब आप, आता है। तो आप जब करेंगे तो जब भी श के स्थान पर श ही आदेश होगा, ठीक। मूर्धन्य शकार के स्थान पे भी शकार आदेश होगा, और स के स्थान पे भी स हुआ, ठीक है ना। तो दंत सकार हो गया। क्यों? क्योंकि उच्चारण इनका अलग अलग है। यदि सकार के स्थान पे उच्चारण मिलाकर बिठाएंगे तो हमको सकार ही बिठाना पड़ेगा, अगर दूसरा सकार बिठाएंगे तो उच्चारण भिन्न हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अगर कोई सूत्र आकर कहता है कि ये वाला बिठाओ तो ठीक है, जब तक नहीं कहता है तब तक हम उच्चारण मिलाएंगे, और उच्चारण मिलाने से भिन्न हो जाएगा। और ले लीजिए वाग प्लस सु है, ठीक है। वाग प्लस सु में आपने क्या कर दिया, पहले मूर्धन्य शकार कर दीजिए इसको,
कौन सा सूत्र आपको याद है? आदेश लिखा है ना यहाँ पर, बस। आदेश प्रत्ययो हो। क्यों करा आपने? क्योंकि जो ये जो सु जो ग है ये आपका इण में आता है, इण या कवर में? कवर में आता है। तो कवर के बाद में मैंने बोला था आदेश का सकार हुआ तो प्रत्यय का सकार हो तो उसको क्या हो जाता है? मूर्धन्य शकार हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? मूर्धन्य शकार हो गया। समझ में आया आपको महोदय? तो क्या हो गया? वाक, वाक प्लस शु हो गया, मूर्धन्य शकार वाला शु हो गया। अब उसके बाद में आपने देखा ये जो श है ये तो हमारा खर प्रत्याहार में आता है, खर प्रत्याहार में आता है। तो आपने क्या करा? ग हमारा झल में भी आता है घ, तो ग को प्रथम वर्ण चर आदेश करके क्या हो गया? क हो गया। कवर वाक वाक्षु प्लस शु। अब जब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? क श संयोगे क्ष, वाक्षु बन गया आपका। ठीक है ना? अब कुकुत, ककुद प्लस चलती, ककुद प्लस चलती में क्या होगा बताइए? अकुचलती। हाँ, तो पहले आप क्या करिए? इतना तो हाँ। स्तोष्टना सूत्र आ गया इसमें। हाँ, पहले स्तोष्टनाश्चु लगा लिया आपने, तो तवर्ग जो द है, द के स्थान पे क्या आ जाएगा? चवर्ग आदेश होगा, तो क्या हो गया? जा हो गया। क्या हो गया? अच्छा, तो बन गया आपका ककुज प्लस चलती, ककुज प्लस चलती। चलती। अब ककुज प्लस चलती में फिर क्या करेंगे? अब लगाइए दोबारा से वो सूत्र। क्या सूत्र आपका? खरीचा। अच्छा अच्छा खरीचा ककुज से में ज है कि नहीं है? है। अच्छा अच्छा। अब बाद में चलती का च है, खर प्रत्याहार है बाद में, तो ज के स्थान पे चर आदेश कर दिया तो क्या हो गया? ककुच प्लस चलती बन गया आपका ककुच चलती। ठीक है? समझ में आया आपको? इतना इतना हो गया हमारा। अब अगला सूत्र कोई पढ़ना। आदेश प्रत्ययों को याद रखिएगा, मैं बता रहा हूं फिर से। आदेश प्रत्यय भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, स्तोष्टनाष्टु भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, और ष्टुनाष्टु भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। सर, ठीक है ना? आदेश प्रत्ययों की व्याख्या एक बार फिर से शॉर्ट में बता दीजिए। आदेश प्रत्यय की व्याख्या मैं फिर से बताता हूँ कि इसी से समझते हैं। दरअसल इसमें हमारा निमित्त जो रहता है, हमारा निमित्त इण और को में पंचमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? पंचमी। पंचमी विभक्ति है। तो पंचमी विभक्ति होने के कारण हमारा जो निमित्त होगा वह उल्टा पूर्व में होगा, और निमित्त हमारा क्या होगा? पूर्व में होगा। तो देखिए जब सप्तमी विभक्ति होती है तो हमारा निमित्त बाद में होता है, और जब हमारी पंचमी विभक्ति होती है तो निमित्त क्या होता है? पूर्व में होता है। क्या निमित्त क्या होता है? पूर्व में होता है, मतलब उसके बाद में कार्य करना है, उससे बाद में कार्य करना है। ठीक है? तो सूत्र कह रहा है इण को हो। इण को में हमारी कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति है, मतलब इण और कवर्ग से, इण और कवर्ग से। और स्थानीय है हमारा क्या है यहाँ पर? आदेश, आदेश अथवा प्रत्यय, प्रत्यय का स। ठीक है? और आदेश क्या स्थानीय हमारा ये हो गया? आदेश क्या होगा? आदेश होगा मूर्धन्य शकार आदेश। ठीक है? और निमित्त तो हमारा क्या है कि ये जो आदेश और प्रत्यय का सकार है ये कब होना चाहिए? इण और कवर्ग के बाद में होना चाहिए। कब होना चाहिए? इण और कवर्ग के बाद में होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? सा को शा हो जाएगा। ठीक है? समझ में आपको? जैसे उदाहरण घटाते हैं हम लोग, बहुत उदाहरण मिले हमारे बीच में। हमने पूर्व में इससे पहले कौन सा गण पढ़ा था हमने? क्रयादिगण। क्रयादिगण से पूर्व में तनादिगण। तनादि। ठीक है? तो उसमें आप लोगों ने, कई लोगों ने पूछा था, जैसे बना था वहां पर हमारा क्या बना? तनो बना था। हाँ। तनो। और बाद में आया हमारा सी प्रत्यय आया, टिप जी सिप का सी आया। ठीक है? अब ये जो पूर्व में ओ है ये हमारा इण में आता है क्या? नहीं आता। और इण में नहीं आता हमारा? नहीं। बताइए निकुंज महोदय, आता है ओ इण में? आता है अच्छा, मैंने आपको बताया था ई उ रिल री के आई उण के ई से लेकर के
लण सूत्र के न तक बनाना है, अर्थात ई उ रिल री ए ओ आई औ ह य व र ल इतने वर्ण आते हैं, ठीक है ना आपके। आता है। तो ओ के बाद में इस आदेश का सकार है कि प्रत्यय का सकार है? ये प्रत्यय का प्रत्यय का इसको क्या कर देंगे, मूर्धन्य आदेश कर देंगे, हो जाएगा तनुषी। तनोषी बनेगी आपका, ठीक है। अभी हमने घटाया, वाग है हमारा, वाग है हमारा, वाग के बाद में हमने सु लाया, तो सु हमारा प्रत्यय है, ठीक है। तो सु लाने के बाद में हमने क्या कर दिया कि ग हमारा कवर्ग में आता है कि नहीं? ये तो हमने ओ तो हमने इड़ का ले लेता, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, कवर्ग का। तो कवर्ग के बाद में सा आदेश का सकार आया, प्रत्यय का सकार आया, तो हमने इसको क्या कर दिया, मूर्धन्य आदेश कर दिया, तो क्या बन गया, ठीक है, शु बन गया। फिर बाद में खरीचा कर दिया, तो क्या बन गया, ग का क हो गया, क हो गया, और फिर जोड़ दिया तो क्या बन गया, वाक। समझ में आपको आया। तो ये आपका आदेश प्रत्यय का सकार है। अब हम नोट करते हैं कि आप अब ये मान लीजिए आपको हल संधि में आप नोट कर लीजिए कि आपके 3 सूत्र हो चुके हैं, एक झलाम जस झसी, दूसरा खरीचा, और तीसरा है आपका क्या है, ये आदेश प्रत्यय हो, ठीक है ना, जो स्तोह श्नाष्टु और श्नाष्टु सूत्र में दोबारा पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बोला था मैं समझाने के लिए। एक सूत्र और पढ़ा देता हूँ, झलाम जशोनते। सूत्र क्या आपका, झलाम जशोनते। हाँ, तो इसका मैं इसका क्रम करता हूं मैं। स्थानीय वही है हमारा, क्या है स्थानीय, झलल। तो झल मतलब आपका स्थानीय हमारा वही है, ठीक है। ठीक, आदेश भी वही है, आदेश भी वही है, जश, पर निमित्त चेंज हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, निमित्त चेंज हो जाएगा। निमित्त क्या हो जाएगा हमारा, निमित्त हो जाएगा पदांते, झलाम जशोंते। अंते मतलब पदांते, क्या हो जाएगा, पदांते। तो कहता है कि पदांत में झल को जश होता है, पदांत में झल को क्या होता है, जश होता है। समझ में आपको। अब पदांते मतलब क्या बोला भैया, पदांत, एक मिनट। अब तो देखिए केवल वाक शब्द है आपका, ठीक है ना, केवल क्या शब्द है हमारा, वाक शब्द था, वाक शब्द था। उसके बाद हमने लोग लाए सुप्रत्यय लाए। कौन सा प्रत्यय लाए मतलब, सु। और सु कौन सा है, ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तो सु में इत्संज्ञा करने केवल सा। बाद में एक सूत्र पढ़ेंगे आप लोग, हलंग आप दीर्घात, वो क्या इतना समझिए केवल कि वो क्या करता है, सा का लोप कर देता है। सा का क्या कर देता है, लोप कर देता है। तो लोप करने के बाद में अब लोप हो चुका है, तो ये हमारा वाग जो है ये हमारा पद बन गया। हरिओम, हाँ आया थी। हाँ, तो वाग हमारा क्या बन गया, पद बन गया है, ठीक है ना। चलिए इस सूत्र को अगली बार कक्षा में करते हैं, ठीक है। अब 10 बज गए हैं थोड़ी, तो अगली कक्षा में करेंगे इस सूत्र को, ठीक है। ठीक है, ठीक। हाँ, धन्यवाद महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। किसी का कोई प्रश्न हो तो धन्यवाद। हनीश सर, इसका सूत्र का नंबर क्या था, लास्ट वाला सूत्र झलाम जशवंत का सूत्र का नंबर क्या? नंबर ये है आपका 239, 8वें अध्याय का द्वितीय पाद का 39, 8239। 8239। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है महोदय, पूर्ण करते हैं, ठीक है। नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। पुनः नमो नमः। धन्यवाद महोदय। नमो नमः, धन्यवाद।